हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 005 का ब्लॉक 4 शुरू हो चुका है और लास्ट टाइम इसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम इसमें पढ़ेंगे एथनोग्राफी के बारे में, जो एक टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ही है और इसको और भी दो नामों से जानते हैं। एक है एथनो मेथोडोलॉजी और दूसरा है मेथोडोलॉजी ऑफ पीपल। So this type of research method basically intends to study culture through close observation and active participation। मतलब एथनोग्राफी में हम किसी भी कम्युनिटी का कल्चर पढ़ते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उनको बहुत पास से ऑब्जर्व करके, और एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब उस कम्युनिटी का पार्ट बन के उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसलिए उसको एथनोग्राफी कहते हैं। इट फोकसेज ऑन स्टडिंग सोशियो कल्चरल फिनोमिना ऑफ द कम्युनिटी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका फोकस क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी का सोशियो कल्चरल फिनोमिना क्या है। द एथनोग्राफर यानी कि जो रिसर्चर है उसको एथनोग्राफर बोलते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशियो कल्चरल फिनोमिना फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी अंडर स्टडी। तो उस कम्युनिटी के जितने भी लोगों से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है उनसे वो डेटा कलेक्ट करता है जो रिसर्चर होता है, और वो क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, सोशियो कल्चरल फिनोमिना उस कम्युनिटी का। तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द रिसर्चर सम मोर रिस्पॉन्डेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिनसे वो पहले बात करता है, फिर उन्हीं से वो बोलता है कि आप मुझे और लोगों से मिलवाओ जिनसे मुझे डेटा मिल सके। तो वही लोग और ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कुछ और रिस्पॉन्डेंट्स जो उस कम्युनिटी के बारे में उनको बता सके। तो ऑल्सो नोन एज चेनिंग प्रोसेस, इसको चेनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे हमने सैम्पलिंग में नहीं पढ़ा था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जहाँ पे हम एक से बात करते हैं, फिर वो आगे दूसरे तक लेके जाता है, फिर वो तीसरे तक लेके जाता है। तो यहाँ पे भी चेनिंग प्रोसेस है कि 2-4 रिस्पॉन्डेंट से बात करी, फिर उन्होंने आगे 2-3 लोगों का और रेफरेंस दे दिया, तो एक तरह से चेन बनती रहती है, फिर वो आगे और बढ़ता रहता है। ऐसे करते करते एक रिस्पॉन्डेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते काफ़ी सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प हो जाती है। द डेटा इज देयरफॉर कलेक्टेड यूजिंग चेन सैम्पलिंग, इसको इन्होंने नाम दिया है चेन सैम्पलिंग। ठीक है। द सेलेक्टेड सैम्पल्स आर री इंटरव्यू। देखो यहाँ पे इंटरव्यू दोबारा हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं ना, वहाँ पे यूजुअली नंबर ऑफ इंटरव्यू फिक्स होते हैं कि हमें एक बार ही इंटरव्यू लेना है या एक ही बार उनसे क्वेश्चनर पूछना है और उसके बाद हमारा डेटा हमें मिल जाता है। हम बार बार नहीं लेते, और कभी कभी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी एक रीज़न से किया जाता है कि हमने प्री किस लिए किया, पोस्ट किस लिए किया। बट यहाँ पे क्या है, ये बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे ना बहुत डीप और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एम्बिगुअस रिस्पॉन्सेज के बारे में बार बार पूछते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग चीज़ें। जैसे एक ने कुछ और बोला, दूसरे ने कुछ और बोल दिया, और वो एथनोग्राफर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों का मतलब क्या है कहने का। तो वो बार बार इंटरव्यू लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज ले सके, और जो चीज़ें एम्बिगुअस है ना उनको एलिसिट कर सके, मतलब क्लियर कर सके कि क्या चीज़ है यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग है। द एथनोग्राफर स्टेज विद इन द कम्युनिटी फॉर मंथ्स, मतलब कई महीनों तक रहता है वो उस कम्युनिटी के लोगों के साथ, इन ऑर्डर टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू चेनिंग प्रोसेस एंड कलेक्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट होता है ना कि वो ऑब्जर्व करता है और लिखता रहता है। मान लो इंडियन कम्युनिटी को कोई स्टडी करने आता है बाहर से, और वो ये देखना चाहता है कि यहाँ के लोगों में लोग रिलीजन कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है। अब वो रिलीजन से रिलेटेड अलग अलग लोगों से पूछेगा तो सब अपने अलग अलग टाइप के आंसर देंगे, कोई कुछ देगा कोई कुछ देगा, तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको बहुत बार पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसी का रिलीजियस बिलीव यहाँ पे बहुत ही लाइट है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करता है चीज़ों को, कोई नहीं करता है। तो कई बार ये चीज़ें एम्बिगुअस हो जाती हैं और कोई ऐसे डायरेक्टली बोलता नहीं है किसी को। हम यहाँ पे अपने रिलीजियस बिलीफ को लेके किसी के ऊपर थोपते नहीं है, है ना। तो उस चीज़ को अगर कोई बाहर का अंडरस्टैंड करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो देखेगा कि कैसे यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स करे जाते हैं, ट्रेडिशंस करे जाते हैं, तो वो उनको ऑब्जर्व करेगा करते हुए, क्योंकि वो पूछ नहीं सकता ना आप क्या क्या करते हो। वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और उसको लिख सकता है। तो देखते देखते लिखता है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स।
एंड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स होती हैं। रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड करने में कुछ चीज़ें मिस नहीं होंगी, अगर सुन के सिर्फ वो लिखेगा तो उसमें कुछ चीज़ें मिस आउट हो सकती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगी तो उसमें सारी डिटेल्स उसमें रिकॉर्डेड रहेगी। The analysis of data leads to development of theories for the socio-cultural phenomena under study and on the basis of the views and perspective of its respondents। तो इस तरीके से थ्योरीज बनाई जा सकती हैं, किसके बेस पे? जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके दिए हुए गए व्यूज़ हो गए या उनके पर्सपेक्टिव, मतलब जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना उनके पर्सपेक्टिव से, ना कि यहाँ पे रिसर्चर का कोई पर्सपेक्टिव है। रिसर्चर अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं डालता, जो रिस्पोंडेंट्स बताते हैं उनके पर्सपेक्टिव को कलेक्ट करके थ्योरीज बनाई जाती हैं। तो ये हो गया एथनोग्राफी। फिर कॉमन टर्म्स इसमें कौन कौन सी हैं? तो एक है सिंबल। सिंबल रेफर टू एनी ट्रेडिशनल और मटेरियल आर्टिफैक्ट। जैसे किसी ट्रेडिशन का कोई सिंबल होता है, जैसे हमारे यहाँ स्वास्तिक है, उस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस टाइप के सिंबल्स, ओम हो गया, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ आर्ट वर्क हो सकता है, पुराना आर्ट वर्क हमारा जो होता है, कोई कपड़ा हो सकता है जिसका रिलीजियस बिलीफ से कुछ रिलेशन हो। तो सिर्फ रिलीजन तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, या कोई भी फिनोमिना स्टडी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो रिलीजियस ही हो, वो कोई सोशल फिनोमिना को भी स्टडी कर सकता है। कि जैसे इंडियन फैमिलीज में लोगों का कनेक्शन या फैमिलीज का कनेक्शन कितना होता है, बॉन्डिंग कितनी होती है बच्चों की पेरेंट्स के साथ, वो भी तो एक फिनोमिना है, बिहेवियरल फिनोमिना, उसको भी स्टडी कर सकता है। तो उससे रिलेटेड कोई आर्ट, कल्चर, कपड़े, फूड, टेक्नोलॉजी, रिचुअल्स, कुछ भी ऐसा जिसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके कल्चर से रिलेटेड है, मतलब उसके पीछे कोई कल्चरल कोनोटेशन है, मतलब वो चीज़ उसके कल्चर को दर्शाती है, वो हो गया सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे हमारे यहाँ पे अगर मैं और एग्जांपल दूँ आपको सिंबल का, कि जैसे यहाँ पे वो देखेगा कि सिंदूर लगाना जो है ये एक रिलीजियस सिंबल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ के कल्चरल कोनोटेशन को दर्शाता है कि somebody who uses वर्मिलियन सिंदूर, तो वो क्या होगा, वो मैरिड माना जाएगा हमारे कल्चर में। ठीक है, तो उसका एक कल्चरल वो है, इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही कल्चरल पैटर्निंग में कह रहे हैं कि ये एथनोग्राफिक रिसर्च मानती है, बिलीव दैट द मीनिंग ऑफ सिंबल कैन नॉट बी अंडरस्टूड अंटिल इट इज पेयर्ड विद वन और मोर सिंबल। तो जब कल्चरल पैटर्निंग पढ़ते हैं तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कल्चरल पैटर्न्स फॉर्म थ्रू रिलेशन बिटवीन टू और मोर सिंबल। तो जो सिंबल सारे जब एक साथ जुड़ते हैं, वो सारे सिंबल्स या वो सारे जो यहाँ पे आर्ट्स, क्लोथिंग, फूड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल के कम्प्लीटली क्या शो करती है हमारे कल्चर के बारे में या किसी भी कल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें एज अ होल क्या पिक्चर बनाती हैं या इसके पूरे पैटर्न का क्या मतलब बनता है, जब हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके देखते हैं उसको बोलते हैं कल्चरल पैटर्निंग। क्योंकि सिंगल सिंगल चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, वो सारा कल्चर एक साथ जब होता है तब उसका मतलब निकलता है। नाउ टैक्टिक नॉलेज, टैक्टिक नहीं सॉरी टैसिट नॉलेज है ये। इट रेफर्स टू द कल्चरल बिलीफ विच आर फर्म इन नेचर। कुछ ऐसे कल्चरल बिलीफ जो बहुत डीपली एम्बेडेड होते हैं हमारे कल्चर में, जिनको कभी भी हम अपने कल्चर के मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं करते, वो लेकिन हमें पता है कि वो हमारे कल्चर में है और हमने फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कल्चर में अपने पेरेंट्स के सामने या अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये डीपली अंडरस्टूड है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से सेक्स एजुकेशन के बारे में डिस्कस नहीं करता, जो कि अब धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन की वजह से वो चीज़ बदलने की कोशिश हो रही है कि ये बातें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वो बात की बात है। बट एक ऑलरेडी पता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो वो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बोलेगा नहीं या बात नहीं करेगा, और ये हमारे अंदर डीपली एम्बेडेड है कि अपने पेरेंट्स के सामने ये बात नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ हमारे कल्चर में है। कभी ये एक्सप्लिसिटली बात नहीं करते इस बारे में, पर ये सबको पता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ बातें नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस तरह की नॉलेज को टैसिट नॉलेज बोलेंगे, जो कैन नॉट बी ऑब्जर्व बट नीड्स टू बी इन्फर्ड। अब यहाँ पे देखो वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि जब कभी बात ही नहीं होगी तो उसको कैसे पता चलेगा, वो चीज़ ये कैसे ऑब्जर्व करेगा कि ये बच्चे कुछ चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते। जब तक वो क्लियरली सामने होगा नहीं तो उसको इन्फर करना पड़ेगा। इन्फर मतलब एक अंदाज़ा लगा के कंक्लूड करना पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब है यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें डिस्कस नहीं करी जाती अपने पेरेंट्स के सामने, तो इन्फर करना पड़ेगा। और ये प्रिजुडिस या ऑर्थोडॉक्स बिलीव हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि अपने पेरेंट्स के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ना करना, ये एक तरह का ऑर्थोडॉक्स पुराना बिलीव हो सकता है, आगे जाके चेंज हो, तो पर है तो वो बिलीव हमारे कल्चर का। तो इस टाइप की चीज़ें सामने से नहीं डिस्कस कर सकता, एथनोग्राफर भी एकदम से नहीं पूछ सकता,
पर हाँ उसको ये चीज़ें देख के उस कल्चर में, क्योंकि वो इतने महीनों से रहता है, तो धीरे धीरे उसको ये चीज़ें पता चल जाती है और वो उसको इन्फर कर पाता है कि अच्छा यहाँ पे ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। फिर सिचुएशनल रिडक्शन, it refers to the belief of ethnographer that social structure and social dynamism as a result of interaction of several social situation। तो यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन वो देखता है ना उस कम्युनिटी की, तो वहाँ पे वो ये मान लेता है या ये बिलीव करता है एथनोग्राफर कि जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कम्युनिटी का, या जो सोशल डायनामिज्म मतलब जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं एक्टिविटीज़, वो सिचुएशन जो है वो सोशल सिचुएशन की वजह से है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, क्रिमिनल एक्ट कैन बी ड्यू टू द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, या फ्रस्ट्रेशन, या पेरेंटहुड, या नेबर। मतलब अगर किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम है तो वो ये बिलीव किया जाता है कि वो उनकी सिचुएशन ऐसी है इसलिए हुआ है, सिचुएशनल रिडक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लोग, पेरेंटहुड अच्छा नहीं है, मतलब पेरेंटिंग अच्छी नहीं है वहाँ के लोगों की, या नेबर्स अच्छे नहीं हैं, नेबर्स के साथ नहीं बनती है, या पीयर ग्रुप जो है वो क्रिमिनल्स का है। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा मान लिया जाता है, क्योंकि वो इतने सालों से, इतने महीनों से उस कम्युनिटी में रह रहा होता है, तो वो देखता है कि जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है ना उसका रीज़न वहाँ की सोशल सिचुएशन है, इसलिए लोग वहाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन डिमांड करती है कि वो ऐसा करें। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये कॉमन टर्म्स जो यूज़ करते हैं कि सिंबल, कल्चरल पैटर्निंग, टैसिट नॉलेज एंड सिचुएशनल रिडक्शन। फिर आता है कि क्या एजम्पशंस होती हैं एथनोग्राफी में। क्या एजम्पशंस होने का मतलब है कि क्या चीज़ें हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं। जब हम एथनोग्राफी या कोई स्टडी करते हैं किसी कम्युनिटी की, तो उसमें क्या एज्यूम कर पहले से ही माना जाता है दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च डिपेंड्स अपॉन अफेक्टेड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द कम्युनिटी कल्चर अंडरस्टैंडिंग। के मतलब हमारी जो स्टडी का मेन जो टारगेट है ना या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो कम्युनिटी की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है ना उसको इंटरप्रेट करना। तो कल्चर के ऊपर फोकस है, सोशियो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस है। तो यहाँ पे फिर वो देयर आर चांसेस दैट रिसर्चर ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ कल्चरल परसेप्शन। तो कल्चर का रोल ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया जाता है, एंड अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ कॉजल रीजन। तो कॉज को साइड में रख दिया जाता है और कल्चर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो भी कल्चरल बिलीफ है उसके कॉजेस को नहीं देखा जाता, लेकिन उसके कल्चरल परसेप्शन को देखा जाता है कि कल्चरली क्या माना जा रहा है, कॉज को नहीं देखते कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन है, इट ऑल्सो एज्यूम दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टारगेट कम्युनिटी दैट रिक्वायर्स टू बी स्टडीड। के मतलब ये बहुत ज़रूरी है और थोड़ा मुश्किल भी है कि हम पहले ये पहचानें कि हमें स्टडी किसको करना है, हमारी टारगेट कम्युनिटी क्या है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। नेचर एंड साइज ऑफ द कम्युनिटी, कितने लोगों की कम्युनिटी है और जो कितने लोग हैं उस कम्युनिटी में उनका परसेप्शन क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी बड़ी कम्युनिटी को स्टडी करना है, वहाँ के लोगों का परसेप्शन क्या है, क्या वो आपको इजीली आंसर दे देंगे, क्या वो आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी कम्युनिटी में। चांसेस एग्जिस्ट दैट एथनोग्राफर में ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड कल्चर। तो अगेन यहाँ पे भी यही है, कल्चर का जो परसेप्शन है ना उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है कई बार, और उसके रीजंस, कॉजेज, ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। फिर तीसरा एजम्पशन ये है कि एथनोग्राफी फर्दर अज्यूम्स दैट द रिसर्चर इज एन एक्सपर्ट, कि रिसर्चर एक एक्सपर्ट होगा एंड इज थॉरो विद द नॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ द कल्चर, कि उसको उस कल्चर के नॉर्म्स और मोड्स पता होने चाहिए कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सडनली वहाँ जाके ऐसी बातें या ऐसा बिहेवियर शो नहीं करे जिससे उसकी कम्युनिटी के लोग डर जाएं या उसको अपने कल्चर से बाहर कर दें या उसको एक्सेप्ट ही ना करें। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ आके कोई ऐसी बात ना करे जहाँ पे लोगों के कल्चरल बिलीफ या किसी रिलीजियस बिलीफ को हर्ट कर दे। तो पहले से ही ये माना जाता है कि रिसर्चर जो होता है एथनोग्राफर, ये क्लैरिटी उसको होनी चाहिए कि वहाँ जाके मुझे कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, बाकी डिटेल में तो वो जाके स्टडी करता ही है। द रिसर्चर इज ऑल्सो एज्यूम टू बी एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, और ये बहुत ज़रूरी है कि रिसर्चर को ना उनकी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसको इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाएगी। एंड द चांसेस एग्जिस्ट दैट रिसर्चर में शो बायसनेस टूवर्ड्स हिज और ओन कल्चर वाइल स्टडिंग। तो इसीलिए वो दूसरी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, क्योंकि जब वो अपनी खुद की कम्युनिटी को करेगा ना अगर, तो उसमें वो बायसनेस यानी हमेशा उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा, बहुत बायस हो जाएगा वो, उसमें नेगेटिव चीज़ें दिखाने में थोड़ा सा
हेजिटेट करेगा, तो इट इज़ बेटर कि वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर स्टडी करे, अपने पे ना करे, अदरवाइज बायस आ सकता है। ये एजम्पशन है, ये माना जाता है। तो ये सब एजम्पशंस हैं इसमें। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। So I hope you have understood. Please like, share and subscribe, and thanks for watching.